नमस्कार। आज 12 फरवरी 2026 है। आज हमारे सामने एक पहेली है जो पूर्वी एशिया के आसमान में धुएं और जमीन पर हरियाली के बीच उलझी हुई है। जी। एक तरफ उत्तर कोरिया ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है जो पूरे क्षेत्र को अपनी जद में ले सकती हैं, और दूसरी तरफ वही देश अपने किसानों के लिए विशाल ग्रीन हाउस फार्म का उद्घाटन कर रहा है। हाँ, ये दोनों खबरें एक साथ आई हैं। तो सवाल यही उठता है कि किम जोंग उन की असली मंशा क्या है? क्या वो जंग की तैयारी में है या फिर दुनिया से शांति की कोई बड़ी डील करने की फिराक में? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस पड़ताल को मुमकिन बनाया है स्टाइलो न्यूज ने, जो प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। हाँ, आज के विश्लेषण के लिए जो भी जानकारी हमने जुटाई है वो सैकड़ों पारंपरिक और सोशल मीडिया स्रोतों से स्टाइलो न्यूज का ही इस्तेमाल करके इकट्ठा की है। बिल्कुल, और ये कोई आम न्यूज ऐप नहीं है। सही कहा। ये स्टाइलो इंटरलॉप सॉफ्टवेयर का वो संस्करण है जिसे आम लोगों के लिए बनाया गया है। जी, और यही इंटरलॉप्स सॉफ्टवेयर दुनिया भर की सरकारें, सेनाएं और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अहम फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो समझिए कि आज हमारे श्रोताओं को उसी स्तर का विश्लेषण मिल रहा है। सही कहा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। 27 जनवरी को उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग के पास से पूर्वी सागर की ओर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। और इसकी ठीक बाद खबर आती है कि वो फरवरी के अंत में एक बहुत बड़ी वर्कर्स पार्टी कांग्रेस की तैयारी कर रहे हैं, जो 2021 के बाद पहली बार हो रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और यही दोहरापन इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब के अंदर ग्रीन हाउस जैसी परियोजनाओं से ये जताना कि शासन अपने लोगों की कितनी परवाह करता है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। अच्छा, तो ये एक तरह का संदेश है, बाहर वालों के लिए भी और अंदर वालों के लिए भी। बिल्कुल। मिसाइलों की बात करें तो ये कोई मामूली परीक्षण नहीं था। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने KN-25 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का एक उन्नत संस्करण परखा है। KN-25। जी। इसकी क्या खासियत है? इसकी मारक क्षमता करीबन 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर? जी। इसे समझने के लिए सोचिए, ये दक्षिण कोरिया के लगभग हर बड़े शहर, यहाँ तक कि सियोल और वहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी आसानी से निशाना बना सकता है। तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि हमारी इज्जत से कुछ भी बाहर नहीं है। एकदम। और दूसरी तरफ ये ग्रीन हाउस फार्म्स। हाँ, सिनुइजो शहर में। जी, 2 फरवरी को उसका उद्घाटन हुआ, और ये उस इलाके के लिए है जो 2024 की भयानक बाढ़ से तबाह हो गया था। अच्छा। हाँ, और ये दिखाता है कि किम जोंग उन अपनी घरेलू छवि को लेकर कितने सजग हैं। वो अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भले ही हम दुनिया के लिए एक सैन्य ताकत है, लेकिन हम आपकी जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। खाद्य सुरक्षा तो वहाँ हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। बहुत बड़ा मुद्दा। तो इस तरह की परियोजनाएं लोगों को ये विश्वास दिलाती हैं कि नेता उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, खासकर जब देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा हो। और आने वाली पार्टी कांग्रेस के बारे में किम जोंग उन ने खुद कहा है कि इसका मुख्य फोकस एक असाधारण सैन्य निर्माण होगा। ये तो सीधा सीधा इशारा है। हाँ, ये बहुत सीधा इशारा है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को ही अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी गारंटी मानता है। ये सिर्फ आक्रामकता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये उनकी राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी सौदेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है। उनके लिए एक मजबूत सेना ही एक सुरक्षित देश की निशानी है। तो ये सब देखकर बाकी दुनिया, खासकर दक्षिण कोरिया और अमेरिका, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या वो चिंतित हैं या उनके पास कोई जवाबी योजना है? उनकी प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। हम अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। कैसा बदलाव? पेंटागन की जो हाल ही में जारी 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति है, उसके अनुसार अमेरिका अब उत्तर कोरिया को रोकने की पारंपरिक जिम्मेदारी धीरे धीरे दक्षिण कोरिया को सौंप रहा है। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस क्षेत्र से पीछे हट रहा है? ये तो दक्षिण कोरिया के लिए चिंता की बात हो सकती है। पीछे हटना शायद सही शब्द नहीं होगा। इसे हम जिम्मेदारियों का पुनर्संयोजन या बोझ साझाकरण कह सकते हैं। बोझ साझाकरण? जी। अमेरिका कहीं नहीं जा रहा। वो अपनी परमाणु छतरी यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला की सुरक्षा गारंटी बनाए रखेगा। मतलब ये कि अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु हमला किया तो अमेरिका उसका जवाब देगा। अच्छा,
लेकिन जमीनी स्तर पर पारंपरिक सैन्य संतुलन बनाए रखने का भार अब दक्षिण कोरिया के कंधों पर ज्यादा होगा। लेकिन क्या ये बोझ साझाकरण सिर्फ एक अच्छा कूटनीतिक शब्द नहीं है पीछे हटने के लिए? दक्षिण कोरिया में जरूर ऐसे लोग होंगे जो इसे अमेरिका द्वारा उन्हें अकेला छोड़ना मान रहे होंगे, खासकर जब उत्तर कोरिया लगातार ताकतवर हो रहा हो। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और दक्षिण कोरिया के अंदर ये बहस चल भी रही है। वहां के राजनीतिक गलियारों में इस बात पर जोरदार चर्चा है कि क्या हमें अपनी सुरक्षा के लिए और आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसी वजह से राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने परमाणु संचालित पनडुब्बियों को हासिल करने की बात कही है। परमाणु संचालित पनडुब्बियां, ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, बहुत बड़ा। परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और जवाबी हमले की गारंटी देती हैं। ये दक्षिण कोरिया को एक ऐसी ताकत देगा जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। अच्छा, तो अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है और दक्षिण कोरिया अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी में उत्तर कोरिया के दो बड़े पड़ोसियों रूस और चीन की क्या भूमिका है? रूस और चीन का किरदार इस खेल में सबसे जटिल है। ऊपरी तौर पर वे उत्तर कोरिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र में उसे बचाना? बिल्कुल। जब भी संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो अक्सर ये दोनों देश अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोक देते हैं। वो दुनिया को दिखाते हैं कि हम उत्तर कोरिया के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या ये दोस्ती वाकई इतनी गहरी है? रिपोर्टों के मुताबिक बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे इस तथाकथित गठबंधन में गहरा अविश्वास है। अच्छा। चीन नहीं चाहता कि उसकी सीमा पर एक अस्थिर परमाणु संपन्न देश हो जो कभी भी कोई अप्रत्याशित कदम उठा ले, और रूस उत्तर कोरिया को पश्चिम के खिलाफ एक सहयोगी के रूप में तो देखता है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहता। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण अभी जनवरी 2026 में देखने को मिला। वो क्या था? देखिए, यूक्रेन युद्ध के चलते रूस को हथियारों की जरूरत है और उत्तर कोरिया से हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन जनवरी में रूस के सुदूर पूर्वी बंदरगाहों पर इतनी भयानक सर्दी और बर्फबारी हुई कि उत्तर कोरिया से हथियारों की शिपमेंट लगभग रुक गई। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब उनका ये मजबूत गठबंधन इतना भी मजबूत नहीं कि मौसम की मार झेल सके। सही पकड़े हैं। ये तो उनकी सप्लाई चेन की एक बड़ी कमजोरी उजागर करता है। तो ये दिखाता है कि ये गठबंधन कितना अवसरवादी और नाजुक है। बिल्कुल। ये विचारधारा पर नहीं बल्कि तात्कालिक जरूरतों पर आधारित है। चीन और रूस दोनों ही उत्तर कोरिया का इस्तेमाल अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने के लिए करते हैं, लेकिन वे उसे इतनी भी ताकत नहीं देना चाहते कि वो उनके नियंत्रण से बाहर हो जाए। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी प्रतिक्रियाओं की बात, लेकिन असली खेल तो इस बात का है कि इन बड़े खिलाड़ियों के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हम किम जोंग उन की जगह खुद को रखकर सोचें तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है? उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उनकी रणनीति के 3 मुख्य स्तंभों को देखना होगा। ठीक है। पहला है आंतरिक मजबूती। जैसा हमने ग्रीन हाउस फार्म के उदाहरण में देखा, किम को अपने देश के अंदर अपना नियंत्रण और अपनी छवि को मजबूत बनाए रखना है। सैन्य परेड और घरेलू परियोजनाएं दोनों इसी का हिस्सा हैं। कि देश सुरक्षित भी है और समृद्ध भी हो रहा है। जी। दूसरा स्तंभ है निवारण, यानी डिटरेंस। निवारण? हाँ, रिपोर्टों के अनुसार किम जोंग उन को अमेरिकी डीकैपिटेशन स्ट्राइक का एक गहरा डर है। डीकैपिटेशन स्ट्राइक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा हमला जो सीधे देश के नेतृत्व को ही निशाना बनाए, यानी शतरंज के खेल में सीधे राजा को ही शह और मात दे देना। अच्छा। इसका मकसद होता है कि अगर लीडर ही नहीं रहेगा तो दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से ढह जाएगा। इराक और लीबिया में जो हुआ उसके बाद से उत्तर कोरिया को ये डर हमेशा सताता है। तो वो अपनी परमाणु क्षमता को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ है सौदेबाजी की ताकत। सौदेबाजी की ताकत? हाँ, किम जोंग उन जानते हैं कि उनकी सैन्य क्षमता ही वो चीज है जो उन्हें अमेरिका और अन्य विश्व शक्तियों के साथ बातचीत की मेज पर एक अहम जगह दिलाती है। सही बात है। जब तक उनके पास ये ताकत है, दुनिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। उनका लक्ष्य इन क्षमताओं का इस्तेमाल करके भविष्य में प्रतिबंधों में ढील पाना, आर्थिक सहायता हासिल करना और अपने शासन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना हो सकता है। ये तो हुई किम जोंग उन की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं।
अमेरिकी दृष्टिकोण क्या है? वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? अमेरिका का मुख्य लक्ष्य है परमाणु प्रसार को रोकना और कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिरता बनाए रखना। लेकिन वो एक और बड़े सैन्य संघर्ष से हर हाल में बचना चाहते हैं? तो उनकी रणनीति अब सीधी टकराव की नहीं है। नहीं, अब ये प्रबंधन की है। इसीलिए वे दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अपने सहयोगियों पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं। और क्या वे अपनी रक्षा प्रणाली पर भी काम कर रहे हैं? मैंने गोल्डन डोम जैसी किसी चीज के बारे में सुना है। हाँ, गोल्डन डोम अमेरिकी रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इजराइल के आयरन डोम का एक बहुत ज्यादा उन्नत और बड़े पैमाने का संस्करण है। अच्छा। ये एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे छोटी दूरी के रॉकेट से लेकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों तक को हवा में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें भारी निवेश करके अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर उत्तर कोरिया कभी मिसाइल दागने की गलती करे भी, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को कम से कम नुकसान हो। मतलब सीधे लड़ने के बजाय एक रक्षात्मक कवच बनाने जैसा। बिल्कुल। तो अब आगे क्या हो सकता है? ये स्थिति बहुत ही नाजुक लग रही है। हमारे श्रोताओं को आने वाले हफ्तों और महीनों में किन घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 प्रमुख घटनाक्रम हैं जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। बताइए। सबसे पहला और सबसे तत्काल है वर्कर्स पार्टी कांग्रेस, जो फरवरी के अंत में होने वाली है। ये सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, बल्कि ये उत्तर कोरिया की अगली सैन्य और आर्थिक नीतियों का एक पूरा खाका पेश करेगी। तो हमें पता चलेगा कि वो अगले 5 सालों के लिए क्या योजना बना रहे हैं। जी। और हाँ, इस मौके पर एक बड़ी सैन्य परेड की भी पूरी संभावना है, जहां वे अपने नए हथियारों का प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा घटनाक्रम? दूसरा है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये अभ्यास हर साल होते हैं और उत्तर कोरिया हमेशा इनकी कड़ी निंदा करता है। हाँ, वो इन्हें हमले की तैयारी बताता है। बिल्कुल। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या वो सिर्फ बयानबाजी करेगा या फिर जवाब में और ज्यादा आक्रामक मिसाइल परीक्षण करेगा? उसकी प्रतिक्रिया से हमें उसके इरादों का अंदाजा लगेगा। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख। इन नए मिसाइल परीक्षणों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी जरूर नए प्रतिबंधों की मांग करेंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि रूस और चीन क्या करेंगे? क्या वे अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उत्तर कोरिया को फिर से बचा लेंगे, या इस बार उस पर थोड़ा दबाव बनाने को तैयार होंगे? जी, ये वैश्विक शक्तियों के बीच चल रहे तनाव को भी उजागर करेगा। तो इन सभी स्रोतों, घटनाओं और अलग-अलग दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने के बाद हम अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं। क्या उत्तर कोरिया शांति की तैयारी कर रहा है या शक्ति की? इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम सभी सबूतों को एक साथ देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर कोरिया शक्ति के माध्यम से शांति की रणनीति अपना रहा है। शक्ति के माध्यम से शांति, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, लेकिन उनकी दुनिया में इसका यही मतलब है। इसे ऐसे समझिए कि आप मोहल्ले में सबसे बड़ी लाठी लेकर घूम रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको किसी को पीटना है, बल्कि इसलिए कि कोई आपसे भिड़ने की हिम्मत ही ना करे। अच्छा। उत्तर कोरिया का लक्ष्य अपनी सैन्य क्षमताओं को उस स्तर तक बढ़ाना है कि कोई भी देश, खासकर अमेरिका, उन पर हमला करने का जोखिम न उठाए। जब उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता, तब वो अपनी शर्तों पर बातचीत की मेज पर आएंगे। तो ये शांति की पारंपरिक धारणा नहीं है, जहां दोनों पक्ष हथियार डालकर बातचीत करते हैं। बिल्कुल नहीं। ये शांति की पारंपरिक धारणा से बहुत अलग है। ये रणनीतिक स्थिरता की एक बहुत ही नाजुक और संभावित रूप से खतरनाक स्थिति है। इसमें शांति का आधार आपसी विश्वास नहीं, बल्कि आपसी डर है। ये एक ऐसी शांति है जो एक छोटी सी गलतफहमी या उकसावे से कभी भी भंग हो सकती है। इसलिए आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह एक बहुत ही अहम और गंभीर विश्लेषण था। आज की ये गहन चर्चा स्टाइलो न्यूज द्वारा प्रदान की गई जानकारी और विश्लेषण पर आधारित थी। और याद रखें, स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है। यह आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से जानकारी लेकर अपनी व्यक्तिगत खुफिया एजेंसी की ब्रीफिंग की तरह रिपोर्ट बनाने और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की सुविधा देता है। AI संचालित ऑन डिमांड समाचार और विश्लेषण पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपके पास भविष्य की चर्चाओं के लिए कोई विषय,
तो हमें ज़रूर बताएं। हम हमेशा नई चीज़ों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। जी, और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ।